नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ डिस्कस करते हैं। पिछली वीडियोस में हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकालते हैं वो डिस्कस किया। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे लिखते हैं वो डिस्कस किया। तो अब हम देख रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्यों कर रहे हैं हम इतनी मेहनत? क्योंकि हमें पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, और पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का आंसर चाहिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का आंसर चाहिए, देन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का आंसर चाहिए। फिर इन तीनों को जोड़ घटा करके हम कैश यूज्ड या जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर निकालना चाहते हैं कि उसकी वजह से पूरे साल में हमने कितना कैश जनरेट किया। और अगर साल की शुरुआत में मेरे पास 100 रुपये कैश था और इन तीनों एक्टिविटीज़ के कारण मेरे पास 10 रुपये कैश मैंने जनरेट कर लिया, बना लिया, तो साल के अंत में मेरे पास में 110 रुपये हैं। ये समझने के लिए, ये करने के लिए हम ये तीनों एक्टिविटीज़ को समझ रहे हैं। सो अब अपना फोकस रखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी पर। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बनाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है। दो टुकड़ों में बटा हुआ है, इनफ्लो और आउटफ्लो में। कैसे? इनफ्लो मतलब पैसा आ रहा है, आउटफ्लो मतलब पैसा जा रहा है। तो जब इनफ्लो लिखो तो प्रोसीड्स फ्रॉम, आउटफ्लो लिखो तो पेमेंट फॉर। अब किस किस चीज़ से हमारे पास में पैसा आएगा? जब हम शेयर्स इशू करेंगे। याद रखना है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का संबंध है किससे। कहीं पे नोट कर लो किन किन चीज़ों से रिलेशन में हम यहाँ पर लिखेंगे। नंबर 1 शेयर्स, नंबर 2 डिबेंचर्स, नंबर 3 लोन, नंबर 4 बैंक ओवरड्राफ्ट, नंबर 5 कैश क्रेडिट, नंबर 6 इंटरेस्ट पेड, और लास्ट डिविडेंड पेड। सो शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, इनसे रिलेटेड जब भी हम बात करेंगे इसका मतलब होगा हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नोट कर लो इसको कहीं पर। अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैसे लिखते हैं? इनफ्लो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर शेयर्स को प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो प्रीमियम के अमाउंट को भी इसमें इंक्लूड करना है आपने। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व देखकर हमें पता चल जाएगा। देन इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स। देन इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है इसका मतलब बैंक ने हमें उधार दिया है, हमारे पास में कैश आया है। अगर हमने शेयर्स इशू करे हैं इसका मतलब हमारे पास में कैश आया है। लेकिन शेयर्स वो कैसे इशू किए जाने चाहिए? कैश में। अगर हमने किसी एसेट के बदले में शेयर्स को इशू करा, याद है एसेट टू वेंडर वाले क्वेश्चंस? अगर किसी एसेट के बदले में शेयर्स को इशू किया है तो क्या उसके बदले में कैश आ रहा है हमारे पास में? ऐसी सिचुएशन में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम इशू ऑफ शेयर्स को नहीं लेंगे। देन इंक्रीज इन कैश क्रेडिट, हमारे पास में कैश आ रहा है। कोई लोन हमें मिल गया है, बैंक से हमने लोन के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी इनफ्लो में शो होंगी ना। आउटफ्लो, हमारे पास से क्या क्या जा रहा है। पेमेंट फॉर, किस किस चीज़ के लिए पेमेंट कर रहे हैं? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। जब हम डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा लौटा रहे हैं उसकी पेमेंट। बाय बैक ऑफ ओन शेयर्स, अगर कंपनी अपने खुद के शेयर्स शेयर बाजार से खरीद रही है तो उस वजह से पैसा जा रहा है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। देन इंटरेस्ट पेड, अगर कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है। डिविडेंड पेड, अगर कंपनी ने डिविडेंड पे किया है। अब मुझे बताओ इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड कौन सी एक्टिविटी में आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ये क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाएगा आपसे। तो ये सब चीज़ें, या फिर डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, अगर इसमें डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब है हमें लोन पेमेंट करनी पड़ रही है, ओवरड्राफ्ट का भुगतान करना पड़ रहा है, तो वो हमारा आउटफ्लो में शो हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे, नेट अमाउंट आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, और इसको बाहर वाले कॉलम में शो कर देंगे। फॉर्मेट नोट कर लो। एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है, नोट कर लो। वी हैव टू कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। वीडियो को पॉज करो, इसे नोट डाउन कर लो पहले, पॉज द वीडियो। ओके, नोट कर लिया। नाउ 2020 और 2019 ओपनिंग बताओ कौन सा है? 2019, और क्लोजिंग कौन सा है? 2020। नाउ शेयर्स जो हैं 4 लाख से 5 लाख हो रहे हैं, 4 लाख से 5 लाख हो रहे हैं, इसका मतलब हमने शेयर्स को इशू किया है। तो इशू ऑफ शेयर्स इनफ्लो या आउटफ्लो ये बताते जाना बस। इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इशू कर रहे हो तो पैसा हमारे पास आ रहा है, तो इशू ऑफ शेयर्स कहाँ पे आना चाहिए? ये हमारा इनफ्लो में। देन डिबेंचर्स 1,50,000 से 1 लाख, डिबेंचर्स कम हो रहे हैं, इसका मतलब हमने डिबेंचर होल्डर्स को उनका भुगतान कर दिया। रिडेम्पशन और डिबेंचर्स,
इसकी वजह से पैसा आ रहा है या जा रहा है, 150 से 1 हो गए, कम हो गए डिबेंचर्स, तो पैसा हमारे पास से चला गया। सो इनफ्लो या आउटफ्लो, आउटफ्लो में। देन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 40,000 से 50,000 हो गया। किस चीज़ का इंडिकेशन है ये? इसका मतलब है, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहाँ पर होता है हमारा? मोस्टली शेयर्स को इशू करने में, क्योंकि डिबेंचर्स तो कम हो रहे हैं, तो यानी कि शेयर्स ही इशू कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमने शेयर्स को इशू करते समय उनको कैसे इशू किया है? प्रीमियम पर। 1 लाख रुपए के शेयर्स, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू होती है, हमने जब भी जर्नल एंट्रीज करी तो वहाँ पर भी सीखा है। तो 1 लाख रुपए के शेयर्स को हमने 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू किया है, 40 से 50, 10,000 का प्रीमियम हमें मिला है। तो इनफ्लो 1 लाख रुपए शेयर्स की वजह से, 10,000 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की वजह से। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से हमने उधार लिया, पहले 1.5 था अब 2 हो गया, बैंक ने हमें कितना और उधार दे दिया है? 50,000। इंक्रीज हो रहा है, लोन इंक्रीज होगा मतलब पैसा आ रहा है हमारे पास में। इनफ्लो में इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, पहले हमारा 10,000 था इंटरेस्ट, अब 15,000 है, कितना इंटरेस्ट पे कर दिया हमने? इसका मतलब 5,000 और। नाउ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्ट पेड उसने हमें बता रखा है 10,000। नोट कर लो, क्वेश्चन करते हैं इसको। हेडिंग डाल लीजिए, सॉल्यूशन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का संबंध शेयर्स, किस किस से होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का संबंध? शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का संबंध किससे होता है? फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये सारे के सारे इन्वेस्टिंग में आते हैं। नोट कर लो अगर इन्वेस्टिंग का भी नोट करना है तो। क्या क्या हमारा इन्वेस्टिंग के लिए? फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, देन इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, और लास्ट में रेंट रिसीव्ड। तो ये हो गए हमारा फाइनेंसिंग का संबंध, शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का संबंध फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, या कोई भी रिसीव्ड इंटरेस्ट, डिविडेंड या रेंट। क्वेश्चन करते हैं अपना। हेडिंग डाली, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इनफ्लो में क्या है? प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इशू करे हैं 1 लाख रुपए फेस वैल्यू के, जमा 10,000 प्रीमियम के, टोटल कितना पैसा आ रहा है हमारे पास में? 1,10,000। देन इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ने हमें उधार दिया है 50,000 का, ये हमारा इनफ्लो हो गया। आउटफ्लो में क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट का भुगतान कर रहे हैं, ये आउटफ्लो में। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट का भुगतान किया है, वो 15,000 हमने यहाँ पर लिखना है। देन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को हमने रिडीम कर दिया, 50,000 हमारा यहाँ पर आ गया। प्लस करने वालों को प्लस किया, माइनस वालों को माइनस किया, हमारा आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और इसको हम बाहर वाले कॉलम में शो कर देते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो हमें करना है। यहाँ पर इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स दे रखा है, तो इस 10% और 8% के ऊपर ध्यान नहीं देना है हमें, ये 10% और 8% को भूल जाना। शेयर्स जो हैं हमारे 10 लाख से 15 हो रहे हैं, इशू हो रहे हैं, पैसा आ रहा है। डिबेंचर्स 1 लाख से 0 हो रहे हैं, इसका मतलब हमने डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया। 2 फैमिली के डिबेंचर्स हैं, एक का नाम 10% डिबेंचर्स है, एक का नाम 8% डिबेंचर्स है। कैंसिल करने से मेरा मतलब है कि इंटरेस्ट मत कैलकुलेट करने बैठना यहाँ पर, क्योंकि उसने नीचे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैलकुलेट ही करके दे रखा है। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो कैश हमारे पास से जा रहा है। डिविडेंड पे कर रहे हैं तो कैश हमारे पास से जा रहा है। डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं तो कैश हमारे पास से जा रहा है। तो 3 चीज़ें जाने की हो गई, और डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं 0 से 2 लाख हो गए, यानी कि 8% वाले डिबेंचर्स हमने इशू करे हैं, इसका मतलब 2 लाख रुपए कैश हमारे पास आ रहा है। शेयर्स जो है वो 10 से 15 हो गए, यानी कि कैश हमारे पास आया है। तो आया कैश और इससे गया गया गया, 3 बार गया कैश और 2 बार आया करके आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकाल के दिखाना है। अब एक फॉर्मेट और ड्रॉ कर लो बस। ये फॉर्मेट है हमारे पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अभी अगली वीडियो में करेंगे। हम पूरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो सीखा है वो पूरा करते हैं, जो फाइनल आंसर आता है उसे बाहर लिखते हैं। फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूरा सवाल करते हैं, जैसे हमने सीखा है उसका जो आंसर आता है वो बाहर लिखते हैं। देन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूरा सॉल्व करते हैं इनफ्लो आउटफ्लो करके, फिर उसका जो आंसर आता है उसको बाहर वाले कॉलम में लिखते हैं। ये बीच की चीज़ों को मैंने गायब कर दिया है यहाँ सर। अब इन तीनों को जोड़ते हैं। सपोज मुझे ऑपरेटिंग से 10 मिला, इन्वेस्टिंग से 10 मिला, फाइनेंसिंग से 10 मिला, यानी कि पूरे साल में मैंने 30 रुपये जनरेट कर लिए, बना लिए। अगर मैंने 30 रुपये जनरेट किए
और साल के बिगिनिंग में मेरे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग का मतलब है साल के शुरू में इतना कैश या रोकड़ तुल्य, रोकड़ या रोकड़ तुल्य कैश या कैश इक्विवेलेंट पड़ा हुआ था, तो साल के अंत में मेरे पास कितना कैश होना चाहिए? 40,000। तो ये जो साल के अंत में 40 है, ये हमारा बैलेंस शीट का क्लोजिंग कैश का जो बैलेंस होता है ना, उसकी जितना बराबर आ रहा होता है। और अगर उसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल सही बना है। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट को चेक करने का तरीका है। जैसे बैलेंस शीट सही है या नहीं है कैसे पता चलता है? जब बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड का टोटल बैलेंस शीट के एसेट साइड के टोटल के बराबर आता है। यहाँ पर कैसे पता चलता है कि हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट सही बनाई है या नहीं बनाई है? जब हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट दी एंड जो है वो वही आंसर आता है जो बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैश दिया हुआ होता है। अब बात आती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। तो ये फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद में उस बात को भी लिख लो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य। इसमें क्या क्या लेते हैं? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। एक बात बता दूं, वाइवा में ये आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, हर दूसरे बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। तो आपसे वाइवा में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसलिए इस चीज को याद कर लो। ये याद कर लोगे तो अगली वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, अगर तभी कर पाएंगे जब ये पूरा फॉर्मेट हमें क्लियर होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।